अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, हम कोरोना के नए संस्करण ओमिक्रॉन के बारे में आपको पिछले एक महीने से लगातार सावधान सतर्क करते आ रहे हैं और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी भारत की सरकार से अपील की है कि चुनाव के दृष्टिगत कुछ गंभीर फैसले लेने का वक्त आ गया है। भारत सरकार भी जग गई है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी काम शुरू कर दिया है। कोरोना का नया वेरिएंट ज़्यादा घातक, ज़्यादा संक्रामक और बेहद आक्रामक तरीके से काम कर रहा है। जो लोग ये दावा कर रहे थे कि ये बहुत माइल्ड है, दरअसल वो आपके साथ झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई स्टडी अभी तक नहीं आई जो ये बताए कि ये माइल्ड है या नहीं। क्योंकि अभी यूरोप में इस वायरस के नए संस्करण की वजह से कुछ मौतों की खबरें आ रही हैं। तो बिना स्टडी, बिना स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट इसको माइल्ड करार देने वाले आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम आज इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, जब हम ये उम्मीद कर रहे थे कि ये वायरस हमारे आपके बीच से चला गया होगा, उस वक्त ये वायरस पहले से कहीं ज़्यादा अधिक ताकतवर तरीके से हमारे आपके सामने वापस लौट कर आया है। कोरोना वायरस का नया संस्करण जिसका नाम ओमिक्रॉन है, जिसके बारे में भारत समाचार अपने दर्शकों को पिछले एक माह से लगातार सतर्क और सावधान करता आ रहा था, अब यह वायरस भारत पर बहुत तेजी से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकारें हो, अब सबने अपने अपने अभियान शुरू कर दिए हैं इस वायरस के नए संस्करण के खिलाफ। तो क्या वाकई में कोरोना वायरस का यह नया वेरिएंट जिसका नाम ओमिक्रॉन है, यह तबाही लेकर आ रहा है? जवाब है हां, क्योंकि यूरोप का सबसे बड़ा त्यौहार क्रिसमस इस वक्त यूरोप की सड़कों पर सन्नाटा है। अधिकांश देशों में मातम का माहौल है। लोग घरों के भीतर बंद हैं, होटल रेस्टोरेंट बंद हैं और जो खोल कर रखे हैं वो अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यूरोप के अधिकांश देशों में लॉकडाउन लगा हुआ है। क्रिसमस के त्यौहार पे पूरा यूरोप सड़कों पर होता है, जश्न का माहौल होता है, लेकिन इसके बाद भी यूरोप में इस वक्त अधिकांश प्रमुख शहरों में सन्नाटा छाया हुआ है। लोग अपने घरों में क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। कुछ देशों में, कुछ शहरों में खुला हुआ है माहौल, बाजार भी खुला हुआ है, लेकिन वहां सावधानी बरती जा रही है। इंग्लैंड की हालत सबसे खराब है। वहां प्रतिदिन लगातार आज चौथा दिन है कि 1 लाख से ज्यादा नए केसेस सामने आ रहे हैं, और जबकि 15 दिन पहले वहां स्थिति सामान्य थी। महज महीने भर के भीतर एक देश से निकला हुआ वायरस दुनिया के 103 देशों तक पहुंच चुका है। उन लोगों को भी हो रहा है जिनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। और मत भूलिए कि डेल्टा के में भी यही काज उत्पन्न हुए थे। मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था और फिर कह रहा हूं कि अब तक कोई भी एक ऑथेंटिक स्टडी भारत की सरकार, WHO, यूरोपियन अथॉरिटीज के पास या USFDA के पास नहीं है जो ये साबित करे कि डेल्टा से कमजोर है ये वायरस का नया संस्करण। ऐसा कोई भी स्टडी अब तक नहीं है। इसलिए किसी गलतफहमी में आपको नहीं रहना है। ये वायरस बहुत ही खतरनाक तरीके से तेजी से फैल रहा है। मकसद ना तो आपको डराना है, ना भयभीत करना है। मकसद आपको सावधान करना है। मकसद आपकी जिंदगी को बचाना है। मकसद आपको बचाना है। मकसद जो गलतियां पहली और दूसरी लहर में हुई इस बार ना हो। सरकार और समाज को इसके लिए प्रबंध करने की आवश्यकता है। मैं बार बार यह डिबेट इसलिए आयोजित करता हूं क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह वायरस बहुत खतरनाक है और उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ के भीतर आज भी एक्टिव केसेस की संख्या 50 से ऊपर है, वो भी तब जब हम सीमित मात्रा में इसकी जांच कर रहे हैं। तो आप कल्पना करें कि दूसरे शहरों में हालात कैसे होंगे। हमें तत्काल प्रभाव से, हमें मतलब सरकार को, कोरोना को लेकर हो रही तैयारी का रैपिड असेसमेंट करना चाहिए। क्या क्या आवश्यकताएं, ऑक्सीजन कितनी जरूरत पड़ेगी, ICU बेड कितनी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन बेड कितनी चाहिए होंगी, आवश्यक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। अगर स्थिति बिगड़ेगी तो हमारे पास और क्या क्या इंतजामात होने चाहिए, हमें इसका एक प्री असेसमेंट करके रखना पड़ेगा। अगर इनिशियली ये माइल्ड है तो हमें लोगों के घरों को अस्पताल में तब्दील करना पड़ेगा। हमें इतनी मैन पावर हायर करनी पड़ेगी कि लोगों को घरों में जाकर उनका उपचार किया जा सके। अगर होम आइसोलेशन के केसेस बढ़ते हैं तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए तैयार है? अगर नहीं है तो हमें तत्काल रैपिड असेसमेंट करने की जरूरत है। इस बार वो चूक नहीं होनी चाहिए जो चूक हमने पिछली बार की। इस बार हमारे पास पर्याप्त समय है,
पर्याप्त चेतावनियां मिल रही हैं विदेशों से, केस बढ़ रहे हैं और ये चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू का ऐलान करने से बात बनने वाली नहीं है। नाइट कर्फ्यू लगाना एक सिंबॉलिक, लोगों के मन में एक ये उत्पन्न करना है कि कोरोना वायरस नाम की चीज है। लेकिन मैं सजेस्ट करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार को कि आप 3 त्रिस्तरीय प्लान तैयार करें, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान ए के रिस्ट्रिक्शंस लगाइए और अगर ये कंट्रोल नहीं आता तो प्लान बी में ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाइए, और अगर इसके बाद भी स्थितियां कंट्रोल नहीं होती तब प्लान सी इंप्लीमेंट करिए, जिसमें हाईएस्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाने चाहिए। यह मुनासिब वक्त है कि हम अपनी तैयारियों की समीक्षा कर लें और यह अज्यूम करके चलें कि उत्तर प्रदेश अगर 25 करोड़ लोगों का प्रदेश है तो यहां हमारे पास कितने केसेज आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पीक के दौरान केसेस की संख्या कितनी भी थी, 50,000 के ऊपर चली गई थी। हम यह अज्यूम कर लें कि उत्तर प्रदेश में अगर प्रतिदिन इसके 2 लाख भी केसेज आएंगे और 2 लाख में अगर हम 1,80,000 होम आइसोलेशन में भी डालते हैं लोगों को, तो क्या हमारे पास पर्याप्त प्रबंध है कि हम 1,80,000 लोगों को प्रतिदिन जो नए केसेस आए उनके यहाँ विजिट हो मेडिकल टीम की? आवश्यक प्रबंध हम कर लें अभी से। मेडिकल स्टाफ अभी से उनकी सेवाएं ली जानी चाहिए, टीम तैयार कर ली जानी चाहिए। जिस एजेंसी को हायर करना है एजेंसी हायर कर ली जानी चाहिए ताकि हम लोगों तक पहुंच सकें। अगर ये माइल्ड है, ईश्वर करे कि ये माइल्ड हो, तो फिर भी आपको अपने लोगों को इलाज तो देना है। इलाज कहाँ देंगे? उनके घरों में। तो आपको उनके घर भेजने के लिए डॉक्टरों की, एक्सपर्ट की, पैरामेडिकल स्टाफ की टीमें चाहिए होंगी, क्योंकि बड़े पैमाने पर ये फैलेगा। इसकी प्रसार क्षमता डेल्टा से 3 गुना ज़्यादा बताई जा रही है। और हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अनवैक्सीनेटेड है। तो मेरी चिंता इस विषय को लेकर है और हमें इसके बारे में बेहद गंभीर होने की आवश्यकता है। इसलिए नहीं कि हाईकोर्ट ने कह दिया, इसलिए नहीं कि सरकार सक्रिय हो गई है, इसलिए कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में जो हो रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। हो सकता है कि आप तक सही बात ना आ रही हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप यूरोप के हालात देखिए, आप इंग्लैंड के हालात देखिए, आप अमेरिका की स्थिति का आकलन करिए और समझिए कि ये तीसरी लहर आई तो ये आपको कहाँ पर खड़ा करेगी। दूसरी लहर ने आपको लिटा दिया था, तीसरी लहर आपको खड़ा होने लायक नहीं छोड़ेगी। मकसद मैं फिर कह रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको आपके समक्ष पूरी स्थिति का वर्णन कर रहा हूं। यह वक्त सावधान हो जाने का है, सतर्क हो जाने का है, बच्चों को भी संभालने का है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये वायरस का नया संस्करण बच्चों में बड़ी तेजी से फैल रहा है और हमने सब कुछ ओपन कर रखा है। तो हमें ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, हमें इस बारे में सोचना चाहिए, समाज को भी और सरकार को भी। कुछ बयान सुने आप। दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है और कोरोना महामारी दुनिया के अंदर उस हर एक तबके को अपने चपेट में ले रही है जो लापरवाही कर बरत रहा है। हम याद रखें कि हमें जीवन भी बचाना है और जीविका को भी बचाना है। उत्तर प्रदेश में जनमानस पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी चुनाव हारने जा रही है और हो सकता है इससे घबराकर बीजेपी चुनाव टालने के लिए कोई बहाना ढूंढ रही है। उत्तर प्रदेश, हम उत्तराखंड के बाद हम अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश जाएंगे और वहाँ भी हम सब समीक्षा करेंगे। उसके बाद जो भी उचित निर्णय किया जाएगा कमीशन में बैठकर वो हम लोग करेंगे। हमारे लिए कहीं मार्च अप्रैल 2021 की पुनरावृत्ति मार्च अप्रैल 2022 ना हो जाए, हमें इसके लिए सजग रहना है। मिलिए तो नमस्ते करिए, हाथ मत मिलाइए, हाथ धोते रहिए, मास्क लगाते रहिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए और भीड़ में जाने से बचिए। ऑलराइट, यानी अब मसला गंभीर होता जा रहा है, जिसके बारे में हम आपको 1 माह से चेतावनी देते आ रहे हैं। समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर नरेंद्र सैनी IMA के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से हैं और लखनऊ के पूर्व CMO डॉक्टर SNS यादव मेरे साथ मौजूद हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेटेड। बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। समीर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के इस नए संस्करण से निपटने के लिए कोई रैपिड असेसमेंट किया है अथवा नहीं किया है? आपकी तैयारियां हुई हैं या फिर नहीं हुई हैं?
देखिए ब्रजेश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने निर्देश भी दिया है रात्रिकालीन कर्फ्यू के लिए 11 बजे से 5 बजे तक जितने भी कोविड हेल्प डेस्क थे उनको सबको एक्टिव करने के निर्देश दिए हैं। आज उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा टीका वाला प्रदेश है। 19 करोड़ से ऊपर हम टीकाकरण कर चुके हैं और लगभग 9.25 करोड़ के अधिक लोगों की हम टेस्टिंग कर चुके हैं। और मैं कह सकता हूं कि सरकार की निगाह है, सरकार इसकी सूक्ष्म मॉनिटरिंग कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और पिछले दिनों आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी भी देश के अंदर इस संक्रमण को लेके कई दौर की बैठकें, स्वास्थ्य मंत्री की बैठकें और कई प्रकार की जो भी संभावनाएं हैं उस पर काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश हमारी प्राथमिकता में है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में है। वो प्रतिदिन आज ही कोरोना को लेके उन्होंने बैठक किया है, मास्क को आवश्यक करने की बात कही है। ऐसे बहुत सारे उपाय जागरूकता के, मास्क लगाने के, आपने सुना होगा कि कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सब चीजों पर भारत की सरकार से और चुनाव आयोग से एक अपील की। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओपिनियन जानना चाहता हूं कि क्या आप इस माहौल में चुनाव कराने के हक में हैं या नहीं। बीजेपी हाई कोर्ट के इस अपील को किस दृष्टिकोण से देखती है? नहीं देखिए ब्रजेश जी, हाई कोर्ट के वकील को हम भी देख रहे हैं और माननीय निर्वाचन आयोग भी देख रहे हैं। वो अगले सप्ताह उत्तर प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं, परिस्थितियों का आकलन करेंगे और अधिसूचना लगने के बाद निर्वाचन आयोग तय करता है कि चुनाव होना है कि नहीं होना। हमको लगता है कि किसी का भी मत इसमें मत भिन्न नहीं होगा। सरकार और निर्वाचन आयोग जो कहेगा सरकार उसका पालन करेगा। और हम सब पिछले दिनों भी आपने देखा था कि आयोग, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं जो वो निर्देश देती हैं उसका सरकार पालन करती है। हम सहयोग करते हैं, हम सरकार के दल हैं और हम सब ये प्रयास करेंगे कि किसी प्रकार से जैसे भी हम कोरोना से बचें। धन्यवाद समीर कोरोना जी, से शुक्रिया। नुकसान न हो। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आप तो डॉक्टर भी, आप मुझे बताइए कि कोरोना वायरस के इस नए संस्करण ओमिक्रॉन को लेकर आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है? हाईकोर्ट ने जो अपने ऑब्जर्वेशन दिए हैं, अपील की है, उसके बारे में आप क्या धारणा रखते हैं? और तीसरी बात, यूपी सरकार के तैयारियों से आप संतुष्ट हैं? ब्रजेश जी देखिए, जब उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव हो रहा था तब भी हाईकोर्ट ने काफी कड़ी टिप्पणियां उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर की थी और उस समय भी ये चुनाव हुए और कई हमारे शिक्षक साथी उनको कोरोना हुआ, उनकी मृत्यु हुई। शुरुआत में वो मना कर रहे थे लेकिन बाद में माने। आज जब हाईकोर्ट ने ये सजेशन दिया है तो मुझे लगता है ये समय आ गया है कि जब हम ICMR, WHO, हमारे वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ ये परामर्श करें कि हमारे राज्य के और हमारे देश के हितों में क्या हो सकता है। और समाजवादी पार्टी उन सभी बातों को मानने के लिए तैयार है जो हमारे प्रदेश की 24 करोड़ की जनता के लिए या इस देश के 140 करोड़ की जनता के लिए है। लेकिन ये प्रोफेसर रामगोपाल यादव का स्टेटमेंट अभी मैंने आपको सुनाया। उन्होंने कहा कि चूंकि बीजेपी को हार का डर है इस कारण वो कोरोना का भय फैलाकर चुनाव टालना चाहती है। ये बात आपकी पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और सेकंड टॉप लीडर कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं इस बात को दिमाग में आता है कि जरूर कि जिस तरीके से एक सजेशन दिया गया है, एक बिना मांगे सजेशन दिया गया है, और क्योंकि मैं टिप्पणी नहीं करूंगा कि जज में पहले भी किस तरीके के दिए हैं, मुझे लगता है इसमें एक साइंटिफिक डिस्कशन होना चाहिए, उसके बाद ही कुछ तरीके से बात करना चाहिए। ये बात राजनीतिक तौर पे सही है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से चुनाव को टालना चाहती है क्योंकि स्थिति इस समय ठीक नहीं है, हर जगह से उनको पिछाड़ मिल रही है, इसलिए हो सकता है ओके, मैं वैभव महेश्वरी को आमंत्रित करता हूँ इस डिबेट में। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, बहुत शुक्रिया आपका वैभव जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियों से आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि यूपी में ओमिक्रॉन की संभावित लहर से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं? हमने दूसरी लहर से कुछ सीखा या नहीं सीखा? ब्रिजेश जी, बहुत ही सही समय पर आपने इस सब्जेक्ट पर डिबेट आयोजित करी है। इसके मैं पिछले 1 महीने से भाई साहब कर रहा हूँ, मेरी सुन कौन रहा था? लेकिन आप सुनना शुरू किए। सबसे ज़्यादा डर तब लगता है कि जब इतनी खतरनाक बीमारी हमारे सर पे दस्तक दे रही है और इतनी नाकाबिल सरकार हमारे ऊपर बैठी हो, जिसको
पिछली बार का उदाहरण हमारे सामने है कि किस तरह से इस कोरोना को हैंडल किया गया था। कोरोना के समय पर चुनाव प्रचार चल रहे थे, चुनाव चल रहे थे, प्रधानमंत्री जी कलकत्ता में थे, योगी जी भी बहुत व्यस्त चल रहे थे चुनावों में। कोरोना को दरोगा डील कर रहे थे, कोरोना से मरते हुए लोगों को दरोगा डील कर रहे थे, ऑक्सीजन की ज़रूरतों को थाने डील कर रहे थे, और T11 नाम की जो एक्सपर्ट्स की कमेटी थी उसके अंदर एक भी डॉक्टर नहीं था। इसके अंदर जो परचेज हो रही थी उनमें घोटाले हो रहे थे। तो इस तरह की सरकार है, इसलिए और ज़्यादा डर लग रहा है कि ये क्या होगा। दूसरी बात ये कि जो बीजेपी के अंदर उत्साह एकदम से दिखाई पड़ा है हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद में, उससे तो ये साफ जाहिर है ही है कि ये लोग तो किसी भी तरह चाह रहे थे कि ये चुनाव तो टले। लेकिन ठीक है, आम आदमी पार्टी का स्टैंड इस पे ये है कि जो भी एक्सपर्ट की एडवाइस होगी, मेडिकल एक्सपर्ट्स की, उसके साथ हर राजनीतिक पार्टी को जाना चाहिए, और सबसे पहले सरकार को तो सबसे मैं पहले भी वही कह रहा हूं कि कोरोना को हैंडल पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट ना करें, कोरोना की हैंडलिंग एक्सपर्ट्स करें, महामारी के विशेषज्ञ करें। कम से कम इस बार तो ना करें। पिछली बार आपने बहुत कष्ट दिए, बहुत लाशें बिछवाई, बहुत कुछ किया, और नंबर 1 के उसके बाद बोर्ड भी लगाए, हम इन सबसे बहुत प्रभावित हैं। लेकिन इस बार अगर आप अपने देशवासियों को माफ कर दें, एक चुनाव कम से कम भूल जाएं, एक चुनाव में हार जीत कर वो ना करें, और सिंसियरली इसकी तैयारी कर लें, तो कम से कम कुछ हम लोग इस बार जाने बचा सकते हैं, हम लोग इसको अच्छी तरह से। पर एक बात बताओ, सकते हैं, आप नाइट कर्फ्यू लगाते हैं और फिर दिन में रैली करते हैं, मतलब क्या ये क्या साइंटिफिक तरीका है कोरोना को हैंडल करने? कहानी यही है कि आप किसी भी आदेश की आड़ में, मतलब कोरोना को क्या रात में निकलता है कि पकड़ लेंगे आप किसी भी थ्रेट दिन में नहीं निकलेगा? जी, किसी भी थ्रेट की आड़ में अगर आप ये करें कि इम्पोज कर दें तमाम तरह के कानून, दरोगा और पुलिस को बहुत सारे अधिकार दे दें, चालान करने लगे, नागरिकों के आने जाने को परेशान करने लगे, लेकिन जो 20-20 करोड़ की रैलियां जो प्रधानमंत्री जी की हैं वो चलती रहें, तो कोरोना नहीं रुकने वाला। इसका तो मतलब है कि आपकी नीयत खराब है, आप एक भय का वातावरण बना रहे हैं, आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें आप अपना चुनावी लाभ लेने में भी लगे हुए, तब इस तरह से कोरोना डील होने वाला नहीं है, स्थिति और थैंक यू। मैं डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी को आमंत्रित करता हूं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं और कोरोना की दूसरी लहर में काफ़ी कुछ गंवा चुके हैं वो, और बहुत कड़ी मेहनत उन्होंने दिल्ली में की और तमाम लोगों को मौत के मुंह से बचाया, अपने कुलीग्स को अपनी आंख के सामने मरते तड़पते हुए भी देखा। उनके अनुभव बड़े विकराल हैं। हम उन्हीं से समझेंगे कि ये जो तीसरी लहर आ रही है, जिसको ये प्रचारित कर रहे हैं, एक सकारात्मक गैंग प्रचारित कर रहा है कि ये माइल्ड है। मुझे आज तक कोई एक ऐसी स्टडी या ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं मिली जो ये कहे कि माइल्ड है। डॉक्टर नरेंद्र सैनी, आप ओमिक्रॉन को किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहेंगे? ब्रजेश जी, जो आपने एक पहली बात जो आपने शुरुआत की कि ट्रांसमिशन इसका हाई है, ये प्रमाणित है, लेकिन ये माइल्ड है कि नहीं है ये अभी तक नहीं मालूम चला। इसलिए आपका मैं उदाहरण ही लूँगा कि हमें बिल्कुल सतर्क रहना है, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम हुआ। आप देखिए 26 नवंबर को WHO ने कहा कि ये वायरस ऑफ कंसर्न है, और आज तारीख हुई अराउंड 24 दिसंबर, एक महीने के लगभग अंदर 1 लाख से अधिक केसेस यूके में होने लगे। इसी तरीके से यूएसए में बढ़ गए, और ये देखिए डिस्टेंस कितने हैं इन प्रदेशों में। साउथ अफ्रीका से यदि यूएसए का डिस्टेंस देखें तो कम से कम 9,000 किलोमीटर के आसपास है, और इंडिया का डिस्टेंस सिर्फ 8,000 किलोमीटर है। तो आप सोचिए कितनी जल्दी ये वायरस फैल रहा है डिस्टेंस होने के बावजूद भी। तो हमें ध्यान रखना होगा। जो आपका तीसरा क्वेश्चन जो था, मैं बहुत ही अभी भी वो हूँ जो आपके साथ हूँ, जो बाकी लोगों ने भी कहा कि हम पॉलिटिकल नहीं बनाएंगे इस बार। प्लीज़ पॉलिटिकल नहीं बनाइए, क्योंकि ये जिस तरीके से फैल रहा है वो पता नहीं कितने लोगों तक पहुँचेगा। और अभी जो दिख रहा है, जो आप लोगों ने भी देखा कि जो हमारी रैलीज हो रही हैं, जो आपने कहा कि हम रात को हम कर्फ्यू लगाएंगे, बिल्कुल आप बात से सहमत हूं। रात पे तो लोग वैसे ही घर में होते हैं, आपकी पॉलिटिकल रैलीज तो दिन में हो रही हैं। मैं देख रहा हूं कि 1-1 करोड़ यहां तो आपस में पॉलिटिकल पार्टीज में ये लग रहा है कि किसकी रैली में सबसे ज्यादा लोग होंगे। यदि ये रैलीज में सबसे ज्यादा लोग होंगे तो प्लीज जो आप कह रहे हैं उस पर अमल करिए। जो कह रहे हैं कि हमें पॉलिटिकल नहीं बनाना, लेकिन आप सुबह तो उसको पॉलिटिकल बनाते हैं, रात को जब कोई नहीं होता उसको कहते हैं कि नहीं आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि हमारे पास कोई ये बिल्कुल अच्छी बात है कि रात को हमने कर्फ्यू लगा दिया। अरे ये कर्फ्यू लगाना है तो दिन में लगाइए और पॉलिटिकल रैलीज पे लगाइए। आजकल हमारे पास बड़े सारे प्लेटफॉर्म है, किसी को भी कुछ आपने पास पहुंचाना है तो आपके डॉक्टर पास सैनी, WhatsApp है, दूसरी आपके लहर पास जो आई posters थी, हैं, आपके जिसने पास डेल्टा WhatsApp लहर थी, है। जिसने पूरे भारत में भयानक तबाही मचाई, विशेष तौर पर उत्तर भारत में तो इसने लाशें बिछा दी। एक डॉक्टर के रूप में, एक समाज के रूप में आपने क्या सबक लिया, आपने क्या सीखा और आपने अपने अनुभव को कैसे बताना चाहेंगे?
देखिए, सबसे बड़ी बात कि अभी ये लोगों के मन में समझ लेना चाहिए कि, और पॉलिटिकल पार्टीज को खास तौर पे, कि कोरोना अभी गया नहीं है, वो आपके सामने ही है, सामने नजर आ रहा है अब तो डेल्टा वायरस के रूप में। तो हमें सबसे पहले ये है कि डिस्टेंस मेंटेन रखना है। डिस्टेंस मेंटेन तभी हो सकता है जब हम रैलीज और इन सब के ऊपर रुकावट डालेंगे। मुझे रात का कर्फ्यू नहीं चाहिए, मुझे दिन का कर्फ्यू चाहिए जिसमें कि लोग दूर दूर रहें। और मेरी लोगों से अपील है कि आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बचा सकती, आप अपने आप को खुद बचा सकते हैं। उसको बचाने के लिए आपको मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, अपने हाथों की, अपने आसपास की सफाई रखनी पड़ेगी, और आप खुद बंद कर दीजिए रैलीज में जाना। पॉलिटिकल पार्टीज आपको बुलाएंगी, लेकिन आप मत जाइए। आपकी जो किस्मत है, आपकी जो लाइफ है, आपके हाथ में है। भगवान लाइफ एक बार देखा है, मैंने बहुत करीब से मौत को देखा है, तो मैं ये सिर्फ कह सकता हूं कि जो एक आदमी इस दुनिया से चला जाता है, वो चला गया, और उसके आसपास के उसके घर वाले लोग ही उस बात को याद करते रहते हैं। बाकी सबके लिए वो एक यादगार बन जाता है। करेक्ट, थैंक यू डॉक्टर साहब। हमारी सबकी मैं लाइफ डॉक्टर हमारे SNS हाथों में यादव है। को आमंत्रित करता हूं। लखनऊ के पूर्व CMO और कोरोना के मामले के एक्सपर्ट हैं। जब कोरोना को लेकर हमने सबसे पहली डिबेट आयोजित की थी जनवरी लास्ट 2020 में, तब भी ये उसका पार्ट थे, और आज जब ये नया संस्करण भी सामने आया तब भी ये हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर यादव, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो नया संस्करण है ओमिक्रॉन, इसको लेकर आपकी क्या ओपिनियन है? आप किस तरह से देखते हैं जब दुनिया के दूसरे मुल्कों पर यह वायरस बहुत कहर मचाए हुए है? फिर हम भारतीय दृष्टिकोण में जब इसे पाते हैं, देखते हैं, तो आप इसे किस तरह से महसूस करते हैं? हमें कितनी सावधानी और सतर्कता और तैयारी की ज़रूरत है? देखिए, जैसे कोरोना की पहली और दूसरी लहर आई थी, उसी तरीके से इसको भी लेना है। ये जो ओमिक्रॉन है कुछ नहीं, ये भी कोविड-19 है। इसका कई बार म्यूटेशन करके वायरस बना है तो कोविड-19 ही ये भी। और कुछ जो जहाँ पर बता रहे हैं कि 1 लाख से ज़्यादा केस हो रहे हैं, जो 8-9 करोड़ की आबादी इंग्लैंड, आज ही मैंने देखा इंग्लैंड में 1 लाख से ज़्यादा, 1 लाख से ज़्यादा है इंग्लैंड के, यूके के। तो वहाँ पर भी हम लोग की बात होती है, तो वहाँ पर भी डेल्टा के भी वायरस ज़्यादा है, कोरोना ओमिक्रॉन के कम है। तो ये न समझिए कि केवल ओमिक्रॉन ही आएगा, डेल्टा भी आएगा। तो हमको पूर्व की भांति उसी तरीके से तैयारी करनी है जैसे कि हम दूसरी लहर में किए। हम दूसरी लहर में इतनी बड़े मरीज आ गए कि जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़ा बंधा टूट गया हो और ड्रेन छोटा हो, तो उसी टाइप से हो गया। हमारी फैसिलिटीज फीकी पड़ गई थी, हल्की पड़ गई थी, हम कैटर नहीं कर पाए उन मरीजों को, ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे थे, हमारे ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगे थे। लेकिन अब की बार जो हमको 6-7 महीने का ब्रीदिंग टाइम मिल गया है सांस लेने के लिए, तो उसमें जगह जगह सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट लगाए, प्राइवेट वालों ने भी काफ़ी ऑक्सीजन प्लांट लगाए। तो हम आशा करते हैं कि इस जो लहर को हम संभाल लेंगे और हम अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। लेकिन फिर भी इन 2 लहरों को देखे, खास करके इस दूसरी लहर को देख करके हम बिल्कुल कांप जा रहे हैं कि क्या होने वाला है। नाइट कर्फ्यू कुछ काम आएगा, नहीं आएगा? देखिए, नाइट कर्फ्यू तो ऐसे ठंडी में 3-4 डिग्री टेम्परेचर पर भगवान ही नाइट कर्फ्यू लगा दे रहे हैं। तो आप नाइट कर्फ्यू लगा के क्या करेंगे? सड़क पर कितने लोग 11 बजे के बाद निकल रहे हैं? अनसाइंटिफिक है मेरे ख्याल से। बिल्कुल अनसाइंटिफिक। अब 5 बजे से पहले कौन निकल रहा है इस कोहरे की रातों में, बताइए? ट्रैफिक तो ऐसे ही सुनसान हो जा रही है। तो नाइट कर्फ्यू ऐसे ही लगा है। और जहाँ तक 11 बजे के बाद क्या है, तो 11 बजे के बाद तो ऐसे 1/100 हिस्सा भी सड़कों पर लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम 3-4 या 5 लेवल के रिस्ट्रिक्शन तैयार करें? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। बिल्कुल बिल्कुल। और एक एक करके इम्पोज करें, बजाय ये रात में कर्फ्यू लगाने के। बिल्कुल बिल्कुल। हम लेवल 1 में ही करें कि मास्क मैंडेटरी करें? मास्क मैंडेटरी करें, हैंड वॉशिंग करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, लोगों में एजुकेट करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें, कम से कम निकलें। ऑफिस का काम घर से ही ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ऑनलाइन टीचिंग पढ़ाइयाँ शुरू हो जाए। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इस बार भी IAS अफसर हैंडल करें या एक्सपर्ट हैंडल करें? नहीं, हम तो चाहते हैं कि एक्सपर्ट भी रहे, एडमिनिस्ट्रेशन भी रहे, दोनों मिलजुल के ही अच्छा काम चलेगा। और सारे विभागों को लोगों को ले लिया जाए। हम पुलिस को भी नहीं रखना चाहते, क्योंकि हम लोग, हमारी जो जनता है बात से नहीं मानती है। जब तक हम कड़ा उन पर वो नहीं किया जाता, कड़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं किया जाता, उसको इम्प्लीमेंट। मैं डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूं। लेकिन जो राय है डॉक्टरों की ली जानी चाहिए, और बिल्कुल डॉक्टरों की राय ली जानी चाहिए, क्योंकि अस्पताल में तो डॉक्टर ही ट्रीटमेंट करते हैं और तो सब दूर भाग जाते हैं। थैंक यू। डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव, इस नए वेरिएंट को लेकर आप क्या सोचते हैं?
आपके पास क्या ओपिनियन है और आप उत्तर प्रदेश के देश के लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं इस वेरिएंट को लेकर? जी डेफिनेटली काफ़ी चिंताजनक सिचुएशन है। आज ही एक स्टडी आई है जिसमें लगभग 180 लोगों से ऊपर लोगों में उन्होंने सैंपल को टेस्ट किया है, तो 91% लोग वो थे जिनको ऑलरेडी डबल डोज वैक्सीन लग चुकी थी, उनको ओमिक्रॉन हुआ, और उसमें से 3 लोग ऐसे थे जिनको तो बूस्टर भी लग चुका था, उसके बाद भी हुआ। तो काफ़ी चिंताजनक हालात है। अभी इस समय जो डबलिंग टाइम है ओमिक्रॉन का वो 1.5 से 3 दिन का है, तो मतलब हर 1.5 दिन में नंबर ऑफ़ इन्फेक्शंस डबल हो जाएंगे। यूएसए में जैसे हमने देखा कि पहले 3% ही ओमिक्रॉन की प्रेवलेंस थी, बाकी डेल्टा के केसेस थे। एक हफ्ते के अंदर वो 3% से 70% हो गए। तो जो इसकी स्प्रेड है, जो इसकी इन्फेक्शियसनेस है वो बहुत हाई है, तो इसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर हम इसको माइल्ड भी मानते हैं और अगर हम ये भी सोचें कि चलिए 0.01% भी मॉर्टेलिटी होती है, तो हमारे देश में 130 करोड़ की जनसंख्या है, तो 1 लाख से ऊपर नंबर आ जाता है। क्योंकि आपने मॉर्टेलिटी की बात की, मैंने आज एक रिपोर्ट पढ़ी अभी डिबेट में आने से पहले, और आप उसको तस्दीक करें कि सही है कि नहीं। ओमिक्रॉन की वजह से जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड में कई मौतें हुई हैं, क्या ये बात सही है? जी 3 देशों में तो डॉक्यूमेंटेड है, यूके में 12 मौतें हो चुकी है। तो फिर ये कौन लोग हैं जो इसको माइल्ड कह के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? इनिशियल रिपोर्ट मौत से बड़ा कौन सी बीमारी हो सकती है वही मैं कह रहा हूँ कि इवन इफ हम 0.01% भी मॉर्टेलिटी ले लेते हैं कि चलिए भाई 0.01%, तो हमारे देश में 130 करोड़ की जनसंख्या, तो भी 1 लाख मौतें होंगी। तो हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है और उस 1 लाख में ध्यान है डेल्टा के टाइम भी यही कहा जा रहा था, चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। जी बाद में हमने देखा था कि किस तरह लाशें बिछी थी, बिल्कुल याद है आपको? बिल्कुल ऑलराइट, बीरेन जी भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। बीरेन जी, अभी तक तो हम कोविड की दूसरी लहर से किसी तरह उबर रहे थे, स्थिति सामान्य होने की तरफ बढ़ रहे थे, तब तक ये तीसरी लहर की आहट हो गई है। दुनिया के दूसरे मुल्कों में तो हालात बड़े भयावह हैं। अब यहाँ किसी से कहो कि नहीं कोरोना फिर से फैल रहा है तो उसको लगता है कि आप डरवा रहे हैं। देखिए, ये बात सही है कि हम एक गरीब देश हैं, यहाँ रोज़ काम करके कमाने खाने वाले लोग हैं बड़ी संख्या में। 80% आबादी खेती बाड़ी किसानी मजदूरी पर निर्भर है। उसके सामने जब कोरोना की पाबंदियां आती हैं तो उसका जीवन यापन कठिन हो जाता है। लेकिन इस रोग ने जिस तरह से हाहाकार मचाया था, उसकी आशंका दूसरी बार जब सामने आ रही है तो इस पर फिर से हमको गंभीर होने की ज़रूरत है। कैसे निपटा जाए इतने बड़े देश में, जहां हर समय कोई ना कोई चुनाव होता है, जहां हर समय नेताओं का आवागमन, मेला बाजार ये सब लगते हैं। कहीं रोजगार की आवश्यकता है, कहीं पर सरकार की ज़रूरत है। सब अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर लेते हैं और उसमें सरलता और उसमें ढील देते हैं। लेकिन हम पाबंदियां सरकार पर लगाने पर ही निर्भर क्यों रहें? हम अपनी मनमर्जियों पर पाबंदी क्यों नहीं लगाते? ये तो सबको व्यक्तिगत रूप से करना होगा। जब हमारा सैर सपाटा चालू है, जब हम पहाड़ों पर बर्फ़ देखने जा रहे हैं, तो ओमिक्रॉन हो या कोरोना हो, इसके लिए जिम्मेदारी कोई किसी सरकार की नहीं हो सकती। ये तो हमको आपको देखना होगा। जिनके पास पैसा है वो इस समय सैर सपाटा कर रहे हैं, घूम टहल रहे हैं, हवाई जहाज में चल रहे हैं। जिनके पास पैसा नहीं था वो तो पहले भी सड़क पे थे, अब भी सड़क पे हैं। ना उनको तब ऑक्सीजन मिला, ना अब मिलेगा, ना उनको बेड मिला, ना उनकी कोई सिफारिश थी। तो उनके पास तो पहले भी बहुत सीमित संसाधन थे, अब भी रहेंगे। जो पैसे वाले लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो डराएं, बाकी तो बहुत कुछ दिखता नहीं है। आप देखिए, ओमिक्रॉन की आज आप चर्चा कर रहे हैं। इसी महीने में 9 तारीख को कानपुर के एक प्रोफेसर सुशील सिंह हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों की हत्या कर दी थी कि ओमिक्रॉन आ रहा है, इससे जिंदगियां तबाह हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, लाशें बिछ जाएंगी। और इस आशंका में उन्होंने उनको मार डाला और खुद भी जान दे दी। हाँ, खुद भी जान दी। और एक नोट बरामद हुआ, वो रमा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर वो फोरेंसिक साइंस के विभागाध्यक्ष थे। तो उस दिन लोगों ने जाना कि क्या ओमिक्रॉन इतना भयंकर है, और ये इसी 9 दिसंबर की बात है। लेकिन अब चुनाव सर पे है, अब एक भयंकर रोग और दूसरी ओर भयंकर चुनाव, तो ये कैसे निपटे? हाई कोर्ट कह रहा है भाई कि जरा देखो, चुनाव कुछ लेट करो। चुनाव आयोग ने आज ये कहा कि हम विचार करेंगे, देखेंगे।
लेकिन नेताओं की रैलियां ताबड़तोड़ चालू हैं, क्योंकि वोट से ही सरकार बननी है। मरने वाला मुर्दा थोड़ी वोट देने आएगा, जो मर गया उसको कौन पूछता है। मुझे याद है कि जिन लोगों ने पंचायत चुनाव के लिए दम भरा था, क्या हालत हुई थी उत्तर प्रदेश के भीतर, आपको याद होगा वीरेन जी? लाशें बिछ गई थी गाँव में, जबरदस्त हालत थी। एक एक घर में 8-8 लोग मरे। इसी लखनऊ में लोगों के घर में माता पिता मर गए, बच्चे अनाथ हो गए। तमाम संकट देखा है लोगों ने कोरोना काल में। कोई किसी का सहारा बना, कोई आज तक बेसहारा है, कोई किराएदारी पे रहता था, माँ बाप मर गए, बच्चों का कोई ठिकाने नहीं, किराया, बच्चे जाए तो जाए कहाँ, किसी के पास छत नहीं बची। क्या क्या दुर्दिन और क्या क्या कष्ट हम लोगों ने नहीं देखा। लेकिन आदमी की मेमोरी बड़ी छोटी है इस देश के, वो तुरंत भूल जाते हैं अपने गम को और उनको फिर अपने काम में लग जाते हैं। उसके आगे कुछ दिखता नहीं। उनको थोड़ा सा अगर भोजन मिल जाए, थोड़ा सा पैसा मिल जाए, तो वो अपना पुराना दर्द भूल जाता है। लेकिन आज देश के 17 राज्यों में ओमिक्रॉन की बात है, जिसमें कह रहे हैं 358 मरीज हैं देश में, और यूपी में अभी कोई मामला नहीं आया है ओमिक्रॉन का, जैसा कि आ रहा है जानकारी में। मौत कम है, बताते हैं लोग कि 10 लाख पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन के मरीज हैं, जिसमें अब तक 26 लोग मरे हैं शायद। जो डाटा उपलब्ध है, जिनके आधार पर मैं कह रहा हूँ। लेकिन रोग तो रोग है, उसने अपना एक बार दिखाया है भयंकर रोग, उसने 2 बार दिखाया है। पहली बार उसने मामूली दिखाया, दूसरी बार तबाही ला दी। अब हम आप तो उसके गवाह रहे हैं, नहीं संभलेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे जी, इसमें कोई शक नहीं। और आपने एक बात कही भाई कि रात में कर्फ्यू लगाते हो, दिन में क्यों नहीं लगाते। देखिए, मैंने फिर कहा कि हम जिस देश में हैं वहां पर बड़ी मजबूरियां हैं। सरकार पाबंदी तो सख्त लगा देगी, लेकिन फिर लोग भूखों मरने लगेंगे। पता लगा जितना ओमिक्रॉन कोरोना नहीं मारेगा, उससे ज्यादा भूख मार डालेगी। बच्चों के स्कूल बंद हो गए ब्रजेश जी, 2 साल में बच्चे बर्बाद हो गए, उनकी पढ़ाई, उनका भविष्य खत्म हो गया। ऑनलाइन ऑफलाइन और देश का तमाशा चला। जो लोग मर गए उनको संभालने का वक्त नहीं मिल पा रहा है। जिनके घरों में बच्चे अनाथ पड़े हैं, वो कैसे जिए। अब अगर रोजगार के कुछ साधन फिर से खुलने लगे, कुछ बाजारों में चीजें आने लगी, अगर ये फिर बंद हो जाएंगी तो ये देश फिर तबाही की ओर चला जाएगा। सबका असर गरीबों पर पड़ता है। सब चीजें कम होंगी, डिमांड ज्यादा होगी तो महंगी बिकेंगी, गरीब आदमी नहीं ले पाएगा, वो भूखों मरने लगेगा। एक ये तकलीफ हमारे सामने है, एक चिंता। अब इसको सरकार देखे वो कैसे निपटेगी। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि हम लोग उस देश में रहते हैं जहां पर बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया, जहां तमाम सारे उदाहरण हैं, जहां देवी देवताओं का बड़ा सम्मान है। कहते हैं कि गिलहरी जो होती है जी, वो इस दुनिया के जो लाखों पेड़ हैं वो गिलहरी की देन है, क्योंकि वो खुराक के लिए जो बीज, कुछ बीज जमीन में छुपाती चलती है कि भविष्य में उसको हम खाएंगे निकाल के, लेकिन फिर वो भूल जाती है और उन बीजों से बहुत सारे पेड़ इस दुनिया में पैदा होते हैं। तो हमारे महापुरुषों ने ऐसे तमाम पेड़, ऐसे तमाम सोच, ऐसी तमाम चीजें इस देश को दी हैं जिससे फल निकलता है और उससे हम लाभान्वित होते हैं जी। कोरोना से भी मुकाबला हम उसी चरित्र से, हम उसी योग से, हम उसी सावधानी से करेंगे और करते रहे हैं। बस अपील जारी रखिए। बहरहाल आज क्रिसमस की रात है, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती, सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। नए साल पर लोग 2-2, 4-4 बजे रात तक जश्न मनाते हैं। सरकार ने कोशिश की है, किसी सरकार को आप इसके लिए जिम्मेदार न ठहराइए, इसमें हमको आपको खुद जिम्मेदार ठहराना होगा। सरकार क्या घर पे सबके डंडा लेके पुलिस थोड़ी बैठाएगी, किसी की सरकार हो जी, ये तो हमको आपको तय करना हो। शराब की दुकान खोलना मजबूरी है सरकार की, क्योंकि उससे रेवेन्यू आता है। तो अभी तमाम चीजें आप देखेंगे, अभी तो शुरुआत आज आपने की है ओमिक्रॉन पे। बहरहाल 4 लाइन सुनिएगा कि झांक रहे हैं उधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन, और ढूंढ रहे हैं दुनिया में कमियां, अपने अंदर ताके कौन। और दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, और खुद को आज सुधारे कौन,
पर उपदेश कुशल बहु तेरे, खुद पर आज विचारे कौन, और हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, यह सीधी बात स्वीकारे कौन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने इनपुट के लिए। बहनों भाइयों, आज के इस मसले को लेकर हमने कू ऐप पर एक प्रश्न पूछा कि तीसरी लहर की आहट सुनाई दे रही है, संकट से निपटने की क्या तैयारी सरकारों ने की है। तो राम रक्षा जी लिखते हैं पब्लिक ओपिनियन में कि चुनावी सरगर्मी की जगह बेड ऑक्सीजन दवाओं के लिए मुहिम चलाया जाना चाहिए। तो मैं राम रक्षा जी को बताना चाहता हूं कि हम तो पिछले 1 महीने से मुहिम चला रहे हैं, सरकारों को भी जगा रहे हैं, समाज को भी जगा रहे हैं कि सब सावधान हो जाइए, तैयारी कर लीजिए। धीरेन्द्र सिंह लिखते हैं कि चुनाव स्थगित कर दिए जाएं और चुनाव पर होने वाले खर्च को गरीबों के लिए इस्तेमाल किया जाए। आर.के. तिवारी ने एक प्रश्न पूछा है समीर सिंह के लिए कि तीसरी लहर में हमें यूं ही छोड़ दिया जाएगा या फिर सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी। समीर जी, ये सवाल मैं आपकी तरफ ट्रांसफर करता हूं, आप इसका जवाब दें। नहीं, देखिए ब्रिजेश जी, निश्चित रूप से वो सवाल का भी जवाब दूंगा और भी कई सवाल आए हैं उनका भी जवाब दूंगा। देखिए, आप पहली कोरोना की लहर को देखिए, दूसरी कोरोना की लहर को देखिए, हमारे पास था क्या। उत्तर प्रदेश के अंदर न टेस्टिंग लैब थे, न पीपी किट थे, न मास्क थे। उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने निरंतर प्रयास करके उत्तर प्रदेश के इस बड़ी आबादी को सुविधाएं मुहैया कराई, लोगों के सुख दुख में भागीदार बने और कोरोना के अंदर भी वो स्वतः कोरोना पीड़ित होने के बाद भी मॉनिटरिंग करते रहे और जब वो निगेटिव रिपोर्ट आई उसके बाद वो उत्तर प्रदेश के अंदर व्यवस्थाओं को देखने के लिए हॉस्पिटलों तक जाने लगे। अभी मैं सुन रहा था ब्रिजेश जी, उत्तर प्रदेश की जनता की प्राथमिकता माननीय मुख्यमंत्री जी की है, सरकार की है, भाजपा की है और हम सब ने, संगठन ने सेवा ही संगठन है का अभियान चलाया। हमने लोगों के सुख दुख में भागीदार बने, हम हॉस्पिटलों से लेके और आम सरोकार की चीजों को लोगों को मुहैया करा। अभी मैं आम आदमी पार्टी को सुन रहा था, दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी की बात कही गई और जब ऑडिट की बात आई तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के लोगों ने ऑक्सीजन ब्लैक किया। अरे ये भी आपका फैलाया हुआ झूठ है, ऑक्सीजन का कोटा ये भी आपका फैलाया हुआ झूठ है। कितना सारा कोरोना मैनेजमेंट आपने झूठ के हवाले किया। मैं आपको दूंगा समय, आप अपनी बारी में रख लीजिएगा। लेट हिम बात सुन लो माहेश्वरी जी, बात सुन लो, चिल्लम चिल्ली मत करो भाई। ब्रजेश जी, आप उस दिनों को भी देखिए जो लोग ऑक्सीजन ब्लैक करते थे। अभी बीरेन जी गरीबों की बात कर रहे थे, जिन लोगों ने गरीबों के बिजली काट के दिल्ली से भगा दिया उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने दिल्ली बॉर्डर पर बस लगा के, चाहे वो राजस्थान का बॉर्डर हो, विद्यार्थियों को लाना रहा हो, गरीबों को लाना रहा हो, ये हम पुरानी बातों पे आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जनता का सवाल था कि आपने कोई ठोस कदम तैयार किया है कि नहीं, ये सवाल तिवारी जी ने पूछा था। बिल्कुल तैयार किया है ब्रजेश जी। आप देखिए, आज उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन सरप्लस है। हमने जितना लक्ष्य लिया था उन सभी ऑक्सीजन प्लांटों को हमने लगाया है, हमने बेडों को बढ़ाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ही निर्देश दिए हैं कि उन सभी सिस्टम को एक बार रिव्यू किए जाने चाहिए जो हमने कोरोना काल में बनाया था जी। चाहे वो बेड थे, चाहे टेस्टिंग सेंटर थे, ऑक्सीजन प्लांट थे, ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो पिछले दिनों सेकेंड फेज के बाद आज थर्ड फेज की आहट है, पूरी तैयारी। यही बात तो कही जा रही है आपसे कि आप एक रैपिड असेसमेंट कर लें और सारे मसलों को रिविजिट कर लें एक बारी, यही तो कहा जा रहा है आपसे। ब्रजेश जी, आज ही सरकार ने बैठक की है, माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर मॉनिटरिंग करते हैं। चलिए मैं अपोजिशन की तरफ चलता हूं। थैंक यू। अपोजिशन से पूछ लेते हैं कि आपकी तैयारी क्या है। दिलाना चाहता हूं। हाँ, कंप्लीट करें। 30 सेकेंड। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों जिस दिन आपने डिबेट की थी ओमिक्रॉन पर, मैं मौजूद था आपकी डिबेट में, और दूसरे दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैठक की थी दिल्ली में, यह भी आपको ध्यान होगा। हमारी भी निगाह, सरकार की भी निगाह माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की इस महामारी पर है। ये महामारी है, हम सब मिलके इसको लड़ेंगे। हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पैरा
मेडिकल स्टाफ है, हमारे समाज के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, और सब मिलकर लड़ेंगे और हम इससे निजात पाएंगे। आप हर दूसरी लाइन में मुख्यमंत्री जी का नाम जोड़ देते हैं बजाय बात रखने के, क्या बात है? नहीं देखिए ब्रजेश जी, माननीय हर मुख्यमंत्री चीज ने आपकी जिस शुरू प्रकार और का वहीं से प्रबंधन किया- अरे तथ्य रखने के लिए बुलाया कि आप हर चीज उन्हीं पे शुरू और उन्हीं पे खत्म कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने जो काम किया कोरोना संक्रमित मैंने होने के तैयारी बाद पूछी, भी- आप मुख्यमंत्री जी का नाम ले लेते हो हर बार। देखिए ब्रजेश जी, माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से इसको फिर हैंडल शुरू- किया, आज उत्तर प्रदेश ओके, उत्तर डॉक्टर प्रदेश आशुतोष वर्मा, टीकाकरण में प्रथम स्थान थैंक है। यू। ओके डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आप लार्जेस्ट अपोजिशन है, टीकाकरण में आप क्या प्रथम इनकी स्थान तैयारियों है, से टेस्टिंग संतुष्ट में हैं? प्रथम और जो स्थान है। वायदे कर रहे हैं और जो बातें समीर सिंह रख रहे हैं, आप उससे संतुष्ट हैं? आप अपोजिशन है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनका क्रिटिकल एनालिसिस करें। देखिए ब्रिजेश जी, भारतीय जनता पार्टी कितनी सीरियस है, अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजेशन दिया, तुरंत ही योगी जी रैली से वापस आए, उन्होंने कहा नाइट कर्फ्यू लगा दो। ये आपने बताया कि नाइट कर्फ्यू से क्या होने जा रहा है, इसका भारतीय जनता पार्टी समीर सिंह जी भी बता नहीं पाएंगे कि क्यों नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, इससे क्या फायदा लेंगे। जैसा कि अभी कई डॉक्टरों ने बताया कि रात में वैसे भी टेम्परेचर कम होने के नाते उत्तर भारत में कोई भी 8-9 बजे के बाद बाहर नहीं निकलता है, और सुबह उठते ही जन विश्वास यात्रा शुरू कर दो, जो भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल कैंपेन है। समीर जी रुकिएगा, मैं आपको ये एक आपकी बड़ी बारी में अजीब सी टाइम दूंगा। विरोधाभास है। दूसरी बात यह है कि ये बात कल मोदी जी ने रैली में, बनारस में रैली करी और बड़ी रैली करी, शाम को आते हैं एकदम से कोविड टास्क फोर्स के साथ कहते हैं मीटिंग करते हैं, लेकिन इन्होंने या राज्य सरकार ने अभी तक ये नहीं बताया कि हम नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, तो नाइट कर्फ्यू लगाने के बाद आगे क्या व्यवस्था है, अनाज की क्या व्यवस्था है, अस्पतालों की क्या व्यवस्था है, प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करेंगे उनका क्या होगा। और एक बड़ी बात है, जो ऑक्सीजन की बात करते हैं, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में इस बात को मान लिया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है, तो ऑक्सीजन पे इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या इस बार भी आप लोग ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं होने देंगे, या इसी तथ्य को आप आगे लेके जाएंगे कि ना कभी ऑक्सीजन की मौत हुई है ना आगे होगी? क्योंकि देश, मैं कहता हूं आप अपोजिशन है, आप इनके ऊपर नजर रखिए रखिए कि ये कैसी तैयारी कर रहे हैं, आपका काम है ये, आप इनकी तैयारी पे नजर रखिए। बिल्कुल। ओके वैभव महेश्वरी, आप मुझे बताइए समीर सिंह क्यों नाराज हैं आपसे और इतने आरोप क्यों लगा रहे हैं समीर आपके ऊपर? ब्रिजेश जी, आप एक अगर पोल चलवा लें जिसमें पब्लिक से पूछ लीजिए कि, समीर जी प्लीज वेट, यस वैभव, इसमें पब्लिक से पूछ लीजिए कि चुनाव आ रहा है और ओमिक्रॉन आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता किस तरफ होगी, पब्लिक खुद ही बता देगी किस तरफ होगी। समीर जी ने पिछली बार की चुनाव की तैयारियों को लेकर, अपनी जो इन्होंने मैनेजमेंट किया उसको लेकर पेट भर भर के झूठ बोला। दूसरी बात, जो दिल्ली सरकार ने किया वहां पर इन्होंने जो रोड़े अटकाए, मतलब बड़े अफसोस की बात है कि जिस समय पर लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, उस समय पर ये अपनी ही सरकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाकर गए, ऑक्सीजन के लिए मुकदमे लड़ रहे थे, बेस्ट वकील लगाकर ये कोटा डिसाइड करने में लगे थे किसको कितना देना है, किसको कितना रोकना है। ऑक्सीजन की ट्रेन का हेलीकॉप्टर से व्यू दिखा रहे थे। तो ये सब तमाशे कर करके जनता की जान तो नहीं बची। डर इसी बात का है कि इस बार चुनाव सर पे है, इस बार ओमिक्रॉन बिल्कुल फिर से उसी तरह से सामने आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी हर आदमी समझता है इसको ये कैसे मैनेज करने वाले हैं। क्या इसको ये प्रचार के जरिए मैनेज करेंगे, क्या इसको ये दरोगा के डंडे से मैनेज करेंगे, क्या इसको ये इस तरह के उल जलूल आदेश देकर रात्रि कर्फ्यू और ये जो अनसाइंटिफिक चीजें हैं, आपकी भी सरकार है दिल्ली में, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में, आपने भी तो कुछ सोचा होगा, कुछ प्लानिंग की होगी। ब्रिजेश जी, हम एक ऐसी पार्टी हैं जो तकनीकी विशेषज्ञों से भरी हुई है और हम टेक्नोक्रेट का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। अगर बीमारी है तो उसको विशेषज्ञों के जरिए, डॉक्टरों के जरिए डील किया जा सकता है, IAS अफसरों से और दरोगा से डील नहीं किया जा सकता। तो अगर कोई भी विशेषज्ञों की इसमें राय है, ये बात वो कह रहे हैं जिनके मुख्यमंत्री खुद इंडियन रेवेन्यू सर्विस से हैं। नहीं, बिल्कुल टेक्निकल, वो IIT से है, उसके पहले वो टेक्निकल आदमी है। मैं खुद जो है टेक्निकल पर्सन हूँ, और तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि विज्ञान की क्या वैल्यू है। इसको आप ब्यूरोक्रेट्स के उसमें दबा नहीं सकते हैं प्रभाव में। तो अगर इसको उसी तरह डील किया जाए तो आज भी हम ओमिक्रॉन पे कंट्रोल यहाँ पाया जा सकता है। लेकिन ये प्रचार का अगर इन्होंने अभी से प्लानिंग बना लिया कि किस तरह से दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री जी बैठक कर रहे हैं, किस तरह से ये हो रहा है, तो वो भी अगर चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करेंगे। मैं डॉक्टर नरेंद्र सैनी को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपको इन लोगों की बातों से लग रहा है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या हम अपनी पुरानी गलतियों की तरफ फिर से तेजी से दौड़ रहे हैं? देखिए, यदि मैं इन सब की बातों पे जाऊं तो सब पॉलिटिकल बातें लग रही हैं। पॉलिटिकल बातें मतलब किसी उसमें नहीं लिया जाए
कि यहाँ पर भाषण दिए जा रहे हैं, लेकिन यदि मैं कहूँ इम्प्लीमेंटेशन, मुझे इम्प्लीमेंटेशन में कहीं नज़र नहीं आ रहा कि ये इम्प्लीमेंट हुआ। आपने बहुत बहुत सटीक बात कही थी कि हमारे फेज मैनर में किस तरह के हमने प्रबंध किए हैं कि इतना यदि हमारा होगा तो हम क्या करेंगे, इतने यदि केसेस होंगे तो हम क्या करेंगे। लेकिन मैं यहाँ सत्ता पक्ष भी देख रहा था, विपक्ष भी देख रहा था, मुझे कोई आंसर नजर नहीं आया। सबको तो मैं वही चाहूंगा जो हमारे एक वीरेंद्र सिंह जी ने कहा था, वीरेंद्र सिंह, हम अपने आप को सुधारें, जग अपने आप सुधर जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आम जनता प्लीज अपने आप को सुधारिए, अपने आप को मास्क पहनिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, गैदरिंग में मत जाइए जहां क्राउडेड प्लेसेस हो, रैलीज को आप अवॉइड करिए। आप ठीक रहेंगे, आप ठीक रहेंगे पर हमारे और आप जैसे लोगों के ऊपर आरोप लगता है कि हमारे और आप जैसे लोग डर फैलाते हैं। देखिए, ये डर नहीं है, ये जागरूकता फैलाना है। ये तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है। आप पूरे देश भर में, ये देश भर को छोड़िए, पूरे विश्व भर में यदि यूएसए, यूके जहां पर डबल वैक्सीनेशन हो चुका है, डबल, हमारे से ज्यादा वैक्सीनेटेड हैं, यूके में 60% से ज्यादा है, यूएसए में 70% से ज्यादा डबल वैक्सीनेटेड हैं, उनको यदि वहां पर 1 लाख से अधिक केसेस हो रहे हैं तो हम सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या होगा यदि हम अपने आप में जागरूक नहीं रहेंगे। तो प्लीज किसी भी तरीके से इसको ये मत समझिए कि हम डर फैला रहे हैं। हम सिर्फ क्या मानते हैं कि जागरूक तत्काल हमें क्या प्रबंध करना चाहिए? क्या हम फेज वाइज 4-5 हिस्सों में बांटकर रिस्ट्रिक्शंस की तरफ बढ़ना उचित होगा, या अभी कुछ वक्त हम और देखें और समझें? बिल्कुल, ये देखने का समय नहीं है। दुश्मन दरवाजे पर आ चुका है। कोरोना अपना विभत्स रूप लेके आने वाला है। वैज्ञानिकों का भी मत है कि इसकी जो लहर होगी, पीक होगा, फरवरी महीना है। अब फरवरी महीने में आप सारे पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी आप भी जानते हैं, मैं भी जान रहा हूँ। तो हम लोगों को उस हिसाब से तैयारी अभी से जो रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं फेज वाइज, जो हम जितना भी अब हर बार तो हम लोग इसका प्रचार प्रसार काफ़ी पब्लिक में किया गया, लेकिन पब्लिक उनको मान नहीं रही है, सोशल डिस्टेंसिंग हो नहीं रही है, मास्क पहन नहीं रहे हैं, हैंड वॉशिंग के लोग भूल गए। 90% जगहों पर बिना मास्क के पब्लिक घूम रही है। ख़ास तरीके से अगर रैलियों का फ़ोटो आप देखें समस्त पार्टियों का, तो उसमें हमको तो नहीं लगता कि कोई मास्क लगाए हुए, एक्सेप्ट लीडर्स जो ऊपर मंच पर रहते हैं, उसके अलावा पब्लिक में तो मास्क दिखाई नहीं दे रहा है। आप खुद अपना विजुअल अपनी फाइल निकाल करके देखिए स्टूडियो में। नहीं, मास्क क्या होता है वो तो सुनना ही नहीं चाहते, गुस्सा करते हैं। मास्क कहने पर अपना कितने लोग तो इंसल्ट समझते हैं। हम लोग भी अस्पतालों में कहते हैं मास्क लगा के घुसो। तो आप इस मत के हैं कि हमें रिस्ट्रिक्शंस की तरफ बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना नहीं चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। और बूस्टर डोज रहे हैं, बूस्टर डोज पे जाना मिश्रा जी, बूस्टर डोज पर कुछ कंट्री में 4था डोज भी लग चुका है, इजराइल वगैरह में। आज मैं पढ़ रहा था, हम तो अभी दूसरा भी पूरा नहीं कर पाए, पहला भी हमको तो नहीं लगता कि पूरे हमारे 140 करोड़ की आबादी में लग चुका होगा। हमारे बच्चे अब भी वैसे ही हैं, तो हम तो काफ़ी हाई रिस्क ग्रुप में हैं। डॉक्टर वर्मा प्लीज वेट। हम तो ऑलराइट। डॉक्टर रजनीश जी, आपकी ओपिनियन क्या है कि हमें तत्काल क्या क्या उपाय इमीडिएट कर लेने चाहिए? देखिए, हमें 3 लेवल्स पे काम करना होगा। पहला तो जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, जो अक्सर छूट जाता है, कि सर्वेलेंस और डाटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आगे के हमारे डिसीजंस होंगे वो अभी के जो हमारे डाटा निकल के आ रहे हैं उसी पे हम आधारित करेंगे। बच्चों को वैक्सीन लगनी है कि नहीं, बूस्टर डोज लगनी है कि नहीं, क्या वैक्सीन में चेंज की जरूरत है। यहाँ डाटा सिर्फ टेंडर के अमाउंट का याद रहता है जी, आप समझे बात को। तो हमें सर्वेलेंस, दूसरा सिस्टम है अपने कंट्री में जी, सर्वेलेंस के आधार पे जो फेज रिस्ट्रिक्शन है। आप स्टडी की बात कर दो, इतनी गंभीर बातें ना किया करो। यहाँ टेंडर अमाउंट कितना ये बताओ। यस, गो अहेड, बोलें जी। तो जैसे हम पिछली बार फेज रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, जिस हॉटस्पॉट्स में हो रहे हैं वहाँ पे हमें फुल कंटेनमेंट करना होगा, तो सर्वेलेंस डाटा कनेक्शन को हमें स्ट्रेंथन करना होगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट स्टेप, जैसा बाकी सभी लोगों ने बोला, कि जनता को जागरूक करना सबसे इंपॉर्टेंट है। हम सुधरेंगे तो चीज़ें सुधरेंगी। तो जो बेसिक्स है, मास्क, सैनिटाइजेशन, हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग, इस पे ध्यान देना। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें जो बाकी चीज़ों पे भी ध्यान रखना है कि जो सरकार के स्ट्रेंथनिंग के मैकेनिज्म्स हैं, जैसे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, बेड्स की अवेलेबिलिटी, आईसीयू की अवेलेबिलिटी, और जो रेस्ट्रिक्शंस हैं। आप एक्सपेक्ट करते हैं कम से कम 2000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पर डे का प्रबंध होना चाहिए? जी, जितना ज़्यादा कर सके, क्योंकि कम से कम 2000 की कैपेसिटी यूपी गवर्नमेंट को रिविजिट कर लेना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग की बात सुने न सुने, लेकिन हमारी तो सलाह भाई रीचेक कर लो, एक बार अपना सिस्टम ठीक कर लो। यस, समीर सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, गो अहेड, आपके पास 20 सेकंड है।
देखिए ब्रजेश जी, मैं कहना चाहता था कि विपक्ष को थोड़ा मर्यादा का पालन करना चाहिए। ये महामारी है और महामारी को सबको मिल के लड़ना है, किसी पार्टी की बीमारी नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ऐसे कह रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं कि भाई आपके अखिलेश यादव ने कहा ये वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, क्या ये किसी पार्टी के नेता को शोभा देता? उनके महासचिव कहते हैं साहब चुनाव टालने का बहाना है। वैभव माहेश्वरी दिल्ली की बात करते हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं, आपने दिल्ली में कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाए? ओके, कितने हॉस्पिटल आपका और जो आपका टाइम ओवर। ओके, थैंक यू समीर जी, आप जरा जवाब दीजिए। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आपको भी 20 सेकंड। आशुतोष वर्मा 20 सेकंड रिप्लाई। ये उस आपको भी टाइम दूंगा वैभव जी। ये उस सरकार को चेहरा दिखाना है जब जिला पंचायत के चुनाव में 2.5 लाख शिक्षकों को जबरदस्ती भेजा गया और 1621 की लिस्ट शिक्षक संघ ने दी तो उन्होंने कहा 3 मौतें हुई। जब फटकार पड़ी तब इस बात को माना। ये उस सरकार को चेहरा दिखाना है जो आज भी कह रही है कि इस प्रदेश में किसी की ऑक्सीजन से मृत्यु नहीं है और उपहास उड़ा रही है। ये उस सरकार को चेहरा दिखाना है जो कोविड की डेथ सर्टिफिकेट में कोविड ना लिखे हुए के कारण उनका जो है रिएम्बर्समेंट नहीं कर रही है। शर्म आनी चाहिए आपको इन लोगों को। हमने तो जो बनाया था हमने बताया। ओके, 15 सेकंड वैभव माहेश्वरी, गो अहेड। ब्रिजेश जी, मैं तो इस सरकार को तब भी गंभीर मान लूंगा अगर ये पिछली बार जो इन्होंने घोटाले किए थे उसकी जांच को किसी अंजाम तक पहुंचा देते, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये डेटा जारी कर दे कि कहां कहां ऑक्सीजन की इन्होंने क्या क्या व्यवस्था कर दी और दवाइयों क्या व्यवस्था कर दी और गांव तक जो नेटवर्क है वो कहां तक। अरे एक मिनट रुक जाइए ना, 20 सेकंड दिए तो थे आपको। तो अगर इतना भी अगर डेटा दे दें, और पिछली बार जो लोग डिसीव हुए थे, जिन लोगों की डेथ हुई थी पिछली बार, जिन लोगों को अस्पतालों में खर्चा हुआ था, मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ भी कहा था कि आप प्राइवेट में जाकर इलाज करा लो, हम सरकार हम पैसा देंगे। आप एक आदमी बता दो जिसका इलाज कराया हो, एक आदमी बता दो। खाली यहाँ लफाजी करने के बजाय आप एक आदमी बता दो जिसका आपने पैसा दिया हो, किसी का ट्रीटमेंट कराया हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस पैनल में उपस्थित सभी मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सब ने अपनी अपनी कीमती और बेहद महत्वपूर्ण राय ओमिक्रॉन के बारे में दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार आज के सुझावों पर गंभीरतापूर्वक अमल करेगी, क्योंकि जान है तो जहान है और जीविका भी बचानी है। बात सबकी सही है, लेकिन मसला ये है कि हमें तत्काल सावधान सतर्क होना चाहिए और अपनी तैयारियों को एक बारी फिर से रीअसेसमेंट रैपिडली कर लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।